हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल द लॉ एम्पर पर आपका स्वागत है। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट लीगल इशू एफआईआर पर आपके साथ बात करने जा रहा हूँ। एफआईआर क्या है? जनरली ये अक्सर लोगों को नहीं पता होता है। इस पर बात करेंगे। एफआईआर कौन कब कहाँ दर्ज करा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स और इम्पॉर्टेंट सेक्शन सीआरपीसी की, उस पर भी बात करेंगे। पीडीएफ फाइल में सारे नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, आखिरी में आपको लिंक दे दिया जाएगा। अब शुरुआत करते हैं कि एफआईआर क्या है। एफआईआर कहीं भी डिफाइन नहीं किया हुआ है लॉ में, कहीं भी। एफआईआर केवल एक इंफॉर्मेशन है जो कि एक कॉग्निजेबल अपराध के हो जाने पर, घटित हो जाने पर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को दी जाती है, जिसको कि हम स्टेशन हाउस ऑफिसर, एसएचओ या एसओ बोलते हैं। तो एफआईआर क्या है? कहीं डिफाइन नहीं है, ये एक इंफॉर्मेशन है। कॉग्निजेबल अपराध अगर हो रहा है या हो जाता है तब। अब कॉग्निजेबल अपराध क्या है या नॉन कॉग्निजेबल अपराध क्या है, इसके लिए मैं एक इंपॉर्टेंट अलग वीडियो आपको दे दूंगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें। लेकिन मैं बता दूं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिनमें 3 साल से ज़्यादा तक की सजा होती है। तो ये एक जनरल कोई लॉ नहीं है, ये एक केवल आपको समझाने के लिए है। बाकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा ही। एफआईआर हमेशा कॉग्निजेबल केसेस में ही दर्ज होती है, पहली बात। दूसरी बात, नॉन कॉग्निजेबल केसेस में एनसीआर दर्ज होती है, ये अभी के लिए। उसके बाद आप देखते हैं आगे कि एफआईआर ओरल फॉर्म में दर्ज कराई जा सकती है, रिटन फॉर्म में। ऐसा हमारे यहाँ पर लॉ बहुत लिबरल है। आप ओरल फॉर्म में भी जा सकते हैं और जाकर एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, या आप अपनी एक लिखित एप्लीकेशन लेकर जा सकते हैं स्टेशन हाउस ऑफिसर के पास और तब भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आपकी इंफॉर्मेशन आप ओरली देने जा रहे हैं, यानी कि आपकी कोई रिटन एप्लीकेशन नहीं है, तब एसएचओ साहब क्या करेंगे? तब वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको वो लिखेंगे और उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन जो लिखी गई है उसको पढ़ के सुनाएंगे आपको। यानी कि जो इन्फॉर्मेंट है उसको इमीडिएटली सुनाया जाएगा। उसके बाद में उस पर साइन किए जाएंगे इन्फॉर्मेंट के, यानी कि जो इन्फॉर्मेंट जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो साइन करेंगे। और उसके बाद में जनरल डायरी, जीडी अक्सर हमने सुनते हैं, जनरल डायरी में वो जो इन्फॉर्मेशन होगी वो दर्ज कर ली जाएगी। उसके बाद में आपको आपको एक एफआईआर की कॉपी दी जाएगी। वो कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, कोई उसके लिए सिंगल मनी आपको नहीं देना है। ये आपका लीगल राइट है, इसलिए जरूर याद रखें कि जब भी एफआईआर कराएं उसकी कॉपी लें और फ्री ऑफ कॉस्ट लें। सेक्शन 154 क्लॉज 2 सीआरपीसी में इसका प्रोविजन दिया हुआ है और ये आपका लीगल राइट है। अगर आपको मना किया जाता है तो आप ये प्रोविजन दिखाकर कॉपी ले सकते हैं। उसके बाद आप बात करते हैं कि जैसा कि हम पाते हैं कि अक्सर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती हैं, या एफआईआर लिखने पर बड़े हम देखते हैं कि अखबारों में खबरें आती हैं, भगा दिया, एफआईआर दर्ज नहीं की, या प्रॉपर एफआईआर दर्ज नहीं की गई, मतलब जो आप कहना चाह रहे हैं वो दर्ज नहीं की गई। तब ऐसे केस में क्या है लॉ? तब मैं आपको बताता हूँ। एक ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2014 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बहुत लीडिंग जजमेंट है, बहुत लीडिंग 5 जजेस बेंच का जजमेंट है, तो बहुत रेस्पेक्टेबल जजमेंट है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अगर कॉग्निजेबल केस की एफआईआर दर्ज कराने के लिए कोई व्यक्ति आता है और उसके कंटेंट को, यानी कि उसकी एफआईआर की जो एप्लीकेशन है या वो ओरली बता रहा है, उससे ये समझ आ रहा है कि कॉग्निजेबल अपराध ही कमिट हुआ है, तब ऐसे में स्टेशन हाउस ऑफिसर की मैंडेटरी ड्यूटी बनती है, उसकी ड्यूटी बनती है, ड्यूटी बाउंड है। वो कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है कि वो एफआईआर दर्ज करें या ना करें, उनको करनी होगी। उनको एफआईआर दर्ज करनी होगी, ललिता कुमारी केस में कहा गया। अगर वो नहीं करते हैं तब उसके लिए ऑफ कोर्स आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। काफ़ी सारे प्रोविजन अलग हैं, उसके लिए भी मैं अलग आपको सेपरेट वीडियो दे दूंगा। यहाँ पर आपको ये समझना है कि उनकी ड्यूटी है और मैंडेटरी ड्यूटी है, कोई डिस्क्रिशन नहीं है। बस थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्रिशन ये होता है कि अगर केस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, यहाँ उनको ये डिटरमाइन करने की पावर है। उस पर थोड़ी सी वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं कि अगर आप एफआईआर दर्ज कराने गए तो वो ये जाने कि अपराध जो आप जिसकी एफआईआर करा रहे हैं वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। तो ये आपको समझना जरूरी है कि कौन से अपराध कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल है। इसके बाद आते हैं कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं करी तो, यानी कि 154 क्लॉज फर्स्ट सीआरपीसी में पुलिस ऑफिसर यानी कि स्टेशन हाउस ऑफिसर एफआईआर दर्ज करते हैं और वो आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं, अब आपके पास क्या लीगल रेमेडी है? तो जो एक इंपॉर्टेंट लीगल रेमेडी है जो उसके तुरंत बाद आपको अवेल करनी ही करनी है, जिसको मैं कहूँगा कि वो नेक्स्ट स्टेज है, वो ये है कि सेक्शन 154 क्लॉज 3 सीआरपीसी में आप बाई पोस्ट आपको एक रिटन फॉर्म में आपको एप्लीकेशन देनी होगी कंसर्न सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, यानी कि एसपी साहब को। एसपी साहब को जब आप इंफॉर्मेशन देंगे वो रिटन फॉर्म में आपको देनी है, बाई पोस्ट आपको देनी है। उनके पास वो पावर है कि अब कि वो या तो खुद इन्वेस्टिगेट करें या वो इन्वेस्टिगेशन करने की डायरेक्ट कर दें किसी भी पुलिस ऑफिसर को अपने जुरिडिक्शन में। अब यहाँ जो पावर है वो 154 क्लॉज 3 में दी गई है
एसपी को, तो आप एसपी के पास जा सकते हैं। अगर मान लीजिए एसपी भी आपकी ये बात को नहीं सुन रहे हैं या किसी वजह से आप उनसे सेटिस्फाइड नहीं है कि एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है या इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, या वो एफआईआर दर्ज करने से ही मना कर देते हैं एसपी, तब आप क्या करें? अब आपके पास यहाँ पावर है, आपके पास ये लीगल राइट है कि आप 156 क्लॉज 3 सीआरपीसी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास मूव करें। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट मींस जुडिशरी, यहाँ जुडिशरी का रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो वी शुड बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू द जुडिशरी कि इन एनी केस अगर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है तो 156 क्लॉज 3 में आप एप्लीकेशन बनाइए, रिटन एप्लीकेशन जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाइए, और वो एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शन दे सकते हैं कि वो एफआईआर दर्ज करें, इन्वेस्टिगेशन करें, और चार्जशीट या एफआर यानी कि फाइनल रिपोर्ट, अगर अपराध होता हुआ प्रतीत नहीं होता है पुलिस ऑफिसर को, तो वो एफआईआर दर्ज करते हैं, फाइनल रिपोर्ट बोलते हैं, वो एफआईआर लगाएं, कुछ भी करें, लेकिन एफआईआर दर्ज होगी यहाँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3 सीआरपीसी। उसके बाद मान लीजिए कि अगर उन्होंने एफआईआर का जो ऑर्डर दिया है उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि वो पुलिस ऑफिसर एफआईआर लगा देता है, फाइनल रिपोर्ट लगा देता है, अब उस आपके पास क्या लीगल रेमेडी है? तो आपके पास यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लीगल रेमेडी है। अगेन आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास मूव करना है और वहां आप रिटन कंप्लेंट या ओरल कंप्लेंट दे सकते हैं सेक्शन 200 क्लॉज 1 सीआरपीसी में। यहां भी जुडिशरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि वो आपकी कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस ले सकते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब, और उसके बाद में इसका भी एक आपको अलग डीपली आपको समझना होगा। इसके बाद आगे समझिए कि अगर मान लीजिए पुलिस ऑफिसर और इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा सा भी कुछ आपको लगता है कि ये प्रॉपर लीगल रेमेडी नहीं है, तब भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट लीगल रेमेडी बचती है कि रिट जुरिस्डिक्शन ऑनरेबल हाई कोर्ट का। आप अपनी कंसर्न हाई कोर्ट में रिट जुरिस्डिक्शन के तहत अंडर आर्टिकल 226 के तहत आप रिट लगा सकते हैं और ऑनरेबल हाई कोर्ट आपको प्रॉपर रेमेडीज देती हैं। पर यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये समझने की है कि आपको इन सभी जो लीगल रेमेडीज हैं जो लॉ में दी हुई हैं, इन सब को आपको पहले अवेल करना होगा, इन सभी को आपको अवेल करना होगा। अगर आप इन सबको अवेल नहीं करेंगे और डायरेक्ट हाई कोर्ट जाएंगे तो निश्चित ही आपकी पिटीशन खारिज होने वाली है, क्योंकि हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जो प्रॉपर लॉ दिया हुआ है पहले उस पर किसी भी पिटिशनर का, किसी भी इन्फॉर्मेंट का मूव करना जरूरी होता है। अदरवाइज हमारी जो हायर कोर्ट्स हैं वो बर्डन से भर जाएंगी, जो कि न्याय के हित में बिल्कुल भी नहीं है। इससे मैं भी सहमत हूँ। अब आप बात करते हैं कि एफआईआर मोबाइल फ़ोन से हो सकती है। जनरली लोग मोबाइल फ़ोन पर पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि मेरे क्षेत्र में ये अपराध हो गया है या मेरे साथ ये अपराध हो गया है। तब ऐसे केस में आप क्या करेंगे? तो देखिए यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फिर यहाँ 2010 का बहुत इंपॉर्टेंट लीडिंग जजमेंट है, जेसिका लाल मर्डर केस, और बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है मनु शर्मा वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि अगर कोई क्रिप्टिक टेलीफोनिक मैसेज पुलिस ऑफिसर को भेजता है तो वो एफआईआर नहीं मानी जाएगी। इसका कारण ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस ऑफिसर को फोन करता है तो जनरली मानिए कि जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति एफआईआर दर्ज कराना चाहता है, वो केवल ये चाहता है कि पुलिस ऑफिसर क्राइम सीन पर पहुंचे, क्राइम सीन पर आए और आकर केस की इन्वेस्टिगेट करे या केस के बारे में देखे। एफआईआर दर्ज कराना बिल्कुल इसका मतलब नहीं होता है। ये जेसिका लाल मर्डर केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया और सुप्रीम कोर्ट ने फोन पर दी गई इन्फॉर्मेशन को एफआईआर मानने से मना कर दिया, यानी कि आपको स्टेशन जाना पड़ेगा और आपको एफआईआर दर्ज करानी पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट केस है तपिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने सेम वर्डिक्ट हेल्ड किया और कहा कि कोई भी एनोमलस कॉल, यानी कि कोई भी अननोन कॉल अगर पुलिस ऑफिसर को आती है और वो कहते हैं कि यहाँ अपराध हो गया है, तो वो एफआईआर नहीं माना जाएगा। ये सब इसीलिए है क्योंकि जब कोई व्यक्ति कॉल करता है तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को नहीं होती है, केवल इन्फॉर्मेशन होती है कि यहाँ अपराध हो गया। कोई भी इन्फॉर्मेंट के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, इसलिए इन सबको एफआईआर नहीं माना गया है। यहाँ एक बात और है कि अगर आप यूपी के निवासी हैं, तो मैं यूपी के बारे में नॉलेज मेरे को है क्योंकि मैं भी यूपी का रहने वाला हूँ, कि यहाँ यूपी कॉप ऐप स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की, कि जिस यूपी कॉप ऐप, सॉरी यूपी कॉप, UPCOP APP ऐप, इसको अगर आप इसको यदि आप इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ ऑनलाइन एफआईआर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। आप जान सकते हैं कि आपकी एफआईआर में भी क्या चल रहा है, एफआईआर नंबर, सब कुछ आप जान सकते हैं, कौन इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें, तो वो सब आप कर सकते हैं। मैं इसकी PDF फाइल आपको जरूर दूंगा अभी, और मुझे उम्मीद है कि आपको एफआईआर के बारे में एक बेसिक नॉलेज मिल गई है। पर फिर भी अगर आपको कोई कमी लगती है तो निश्चित ही आप कमेंट करें, मुझे बताएं कि आपको और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए और किस टॉपिक पर आपको वीडियोस चाहिए, मैं ज़रूर प्रोवाइड करूंगा। और दूसरी कोई भी अगर आपको कमी लगती है, यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।